अगली खबर में ओलंपिक और भावुक भारत पे बात करेंगे। 1900 में पहली बार भारत ने ओलंपिक खेलों में भाग लिया था और नॉर्मन प्रिचर्ड नामक इकलौते एथलीट ने राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हुए 200 मीटर और 200 मीटर हर्डल्स में एक एक सिल्वर लिया। भारत ओलंपिक में मेडल जीतने वाला एशिया का पहला देश था। कलकत्ता में जन्मे नॉर्मन सेंट जेवियर से पढ़े थे और अच्छे एथलीट होने के साथ फुटबॉलर भी थे। बाद में वो पहले ब्रिटेन गए और अंततः हॉलीवुड की साइलेंट फिल्मों में लंबे समय तक एक्टिंग की। लगभग 125 साल पहले शुरू हुए ओलंपिक के सफर में भारत ने टोक्यो के खेलों तक 6 अगस्त 2021 की पदक तालिका के हिसाब से कुल 33 मेडल जीते हैं, जिसमें हॉकी के 12 मेडल आज भी विश्व कीर्तिमान। इसमें से 8 गोल्ड मेडल हैं, जिसमें 6 तो लगातार हमने जीते थे। बचे हुए मेडल में से 2 एथलेटिक्स के, 3 बैडमिंटन, 3 बॉक्सिंग, 6 कुश्ती, 2 भारोत्तोलन, 1 टेनिस, 4 शूटिंग में मिले। यह पदक तालिका यूं तो पिछले सालों से शनय शनय बढ़ रही है, लेकिन सत्य यह है कि जनसंख्या और मेडल के मामले में भारत सबसे नीचे आता है। हमारी आशाएं इतने निचले स्तर पर आ चुकी हैं कि हम किसी भी एथलीट के पहली बार क्वालिफाई करने पर भी प्रसन्न हो जाते हैं। इस कथन को संदर्भ से बाहर न निकालें और मुझे निराशावादी मत कहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसे ऐसे एथलीट हैं दुनिया में जो अकेले कई देशों की मेडल की गिनती से कई गुना ज़्यादा मेडल एक ओलंपिक में ले जाते हैं। अमेरिकी तैराक माइकल फेल्प्स ने कुल 28 मेडल जीते, जिसमें 23 स्वर्ण पदक हैं। कुल 145 एथलीट ऐसे हैं जिन्होंने 7 से ज़्यादा पदक जीते हैं। भारत ने किसी भी ओलंपिक में 6 से ज़्यादा पदक अभी तक नहीं जीते। अब प्रश्न यह आता है कि नस्लीय विविधता वाले इस देश में, जहाँ तीरंदाजी और कुश्ती संस्कृति का हिस्सा है, जहाँ पंजाब से मणिपुर तक शारीरिक संरचना ऐसी है कि हम हीन होने का रोना नहीं रो सकते, हमने वैश्विक स्तर पर तो 10 गोल्ड भी लिए, फिर हम ओलंपिक में पीछे कैसे रह जाते हैं। मैरी कॉम को आप देख लीजिए, 6 बार विश्व चैंपियन रही है। हरियाणा, असम, मणिपुर से बॉक्सर और पहलवान आ रहे हैं। पंजाब, हरियाणा, झारखंड और उड़ीसा से हॉकी के खिलाड़ियों की भरमार रही है। हाँ, ये जरूर है कुछ खेलों में हम उनसे पिछड़ सकते हैं, लेकिन पूरे ओलंपिक में कुल 6 मेडल, वो भी 130 करोड़ लोगों के देश में जो अपनी विविधता को अपनी थाती मानता है, यह तो किसी भी दृष्टिकोण से सही नहीं लगता। इसकी जड़ में आधुनिक भारत में खेलों के प्रति उदासीनता है। यह सत्य है कि अंग्रेजों और मुगलों के आक्रमण और लूट के बाद भारत की अर्थव्यवस्था ऐसी नहीं थी कि वो लोगों के मुंह में भोजन पहुंचाने की जगह स्टेडियम बना रहे होते। भारत के लोगों के पास सिर्फ उनका मस्तिष्क था, जिससे वो पढ़ाई लिखाई में लगाकर एक अच्छा भविष्य सुनिश्चित करना चाहते थे। कुपोषण, गरीबी, भूखमरी, ढांचागत विकास की अनुपस्थिति से लड़ते देश ने पहले 50 सालों तक सोचा ही नहीं कि खेलों की क्या उपयोगिता है। बाद बाकी कसर भ्रष्टाचार में लिप्त खेल संघों ने किया, जहां के अध्यक्ष वो होते थे जिन्होंने जीवन भर हस्ताक्षर करने के अलावा और कोई खेल खेला ही नहीं हो। चूंकि हॉकी में घास के मैदानों के कारण हमारी पकड़ सबसे अच्छी थी और ध्यानचंद के समय से ही अपने आदर्शों का पीछा करती हमारी हॉकी टीम विश्व में सबसे अच्छी थी, तो हम तब तक मेडल जीतते रहे जब तक यूरोप के लोगों ने घास को टर्फ में न बदलवा दिया। उसके बाद भारत की हॉकी में ऐसी दुर्दशा हुई कि हम कांस्य से पदक जीतने पर भी प्रसन्न हो जाते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत की हॉकी टीम देश में घास पर खेलती थी और विदेशी टूर्नामेंट टर्फ पर। खेल के नियम भी यूरोप के दबाव में बदलकर स्किल की जगह पावर पर केंद्रित हो गए। पेनल्टी कॉर्नर, शॉर्ट कॉर्नर, ड्रैग फ्लिक ने खेल को रोमांचक बनाने के चक्कर में भारत को लगभग मेडल के दायरे से बाहर कर दिया। लेकिन भारत ने बाद में अपना रवैया बदला। फेडरेशन ने कुछ टर्फ लगाए, लाइट्स लगाई गई, प्रशिक्षण केंद्र खुले और यूरोपीय तरीकों को सीखने में भारत को ज़्यादा समय नहीं लगा। टोक्यो का कांस्य पदक एक शुरुआत है आने वाले दिनों की। हमारी महिला टीम भी जब पहली बार ओलंपिक के अंतिम 4 में पहुंची तो लोगों में उत्साह का स्तर बिल्कुल ही अलग था। लेकिन फिर वही बात है कि हम चौथे पायदान पर भी खड़े होने पर खुश हो जाते हैं। शायद इसलिए कि 4 साल अन्य कहीं व्यस्त रहने वाले लोग ओलंपिक वाले 15-16 दिन में पदक तलाशने लगते हैं। एक तीरंदाज का कहना था कि वो विश्व चैंपियनशिप में गोल्ड जीतते हैं, किसी को पता नहीं चलता। वो नंबर 1 बन जाते हैं, कोई नोटिस नहीं करता। वो लगातार एशिया, कॉमनवेल्थ और अन्य वैश्विक मुकाबलों में गोल्ड जीतते रहते हैं, किसी को पता नहीं चलता, खबर नहीं होती, कोई सेलिब्रेशन नहीं। लेकिन ओलंपिक आते ही अचानक से सब लोग इतने परेशान हो जाते हैं कि वह बोझ लेकर मैदान में उतरना भारी मानसिक समस्या हो जाती है। राष्ट्र की आशाएं सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही हो सकती हैं। क्रिकेट साल भर देखी जाती है, उनके खिलाड़ियों को ही नहीं, उनकी पत्नियों और प्रेमिकाओं तक को खुल्लम खुल्ला जलील किया जाता है। फिर भी वो खेलते रहते हैं, हारते जीतते रहते हैं। चूंकि अच्छा खेलते हैं, बोर्ड पैसे देता है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बोर्ड ने अपने पैसों से ही बनाया है।
जीतते रहो तो कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप भी मिलती है, करोड़ों की आमदनी होती है एक एक खिलाड़ी की। वस्तुतः पैसे और परफॉर्मेंस का नाता जो वित्तीय है, सिक्लिकल। पैसे आएंगे तो ढांचे सुधरेंगे, बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, फिर परफॉर्मेंस अच्छा होगा। साथ ही खेल सुधरेगा, जीत मिलेगी तो कॉर्पोरेट पैसा लगाएगा। इस कुचक्र में क्रिकेट को छोड़कर कई खेल पिस गए, क्योंकि ना तो कोई पैसा लगा रहा था, ना ही सही ट्रेनिंग मिल रही थी। सफल खेलों को गाली देने वाले भी कई लोग हैं, जैसे कि क्रिकेट ने ही बाकी खेलों का बेड़ा गर्क कर दिया, जबकि वो यह भूल जाते हैं कि क्रिकेट ने हमें गर्दन तानकर खड़ा होना सिखाया है। एक सचिन तेंदुलकर जब पैदा होता है, 16 साल की उम्र से ही सबसे अच्छा खेलने लगता है और देश अपना सोना गिरवी रखकर बाजार को खोलता है, तब उसके एक एक चौके से पूरा देश प्रसन्न होने का बहाना पाया करता था। हर चीज में हम पीछे थे। सचिन ने हमें अच्छा होना सिखाया और विश्वास पैदा किया कि हम भी विश्व में सबसे अच्छे हो सकते हैं। क्रिकेटर कमाते हैं तो इसमें बुराई क्या है? भारतीय लोग क्रिकेट देखते हैं तो इसमें क्या बुराई है? क्रिकेट बोर्ड एक प्राइवेट संस्था है जिसने बिना भ्रष्टाचार के, भाई भतीजावाद के लगातार बेहतर खिलाड़ी देश को दिए, अपने स्टेडियम बनवाए। सिर्फ आईपीएल जैसी लीग से करोड़ों रुपए भारत सरकार को टैक्स के रूप में देती है बीसीसीआई। और तो और कई बार ओलंपिक खेलों के लिए भी इसी बोर्ड ने सहयोग राशि भी दी है, तो उन्हें दोष देना बेकार की बात है। भारत का अकेला वैयक्तिक गोल्ड मेडल लाने वाले अभिनव बिंद्रा एक समृद्ध परिवार से थे, तो उनके पिता ने घर के पास ही शूटिंग रेंज की व्यवस्था कर दी। उनकी मांसपेशियां विकसित हो सके, इसके लिए उन्हें स्विमिंग पूल बनवा के दिया, शूटिंग के महंगे इक्विपमेंट और कोच उपलब्ध कराए और वो लगातार प्रैक्टिस करते रहे। लेकिन हर खिलाड़ी ऐसे घरों से नहीं आते, उन्हें सरकारी या संस्थागत प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है, अन्यथा वो किसी नम कहानी का एक हिस्सा बनकर रह जाते हैं। हर मेडल जीतने वाले के संघर्ष की कहानी लगभग एक सी है। ग्रामीण परिवेश की लड़की या लड़का, पिता कहीं मजदूर होंगे, कहीं प्राइवेट शिक्षक होंगे, माँ कहीं घर में काम करती होगी। ये सारे लोग अपनी मेहनत और लगन से आगे बढ़े, फिर किसी ने उन्हें सौभाग्य से देखा, उन्हें ट्रेनिंग दी, सुविधा दी और धीरे धीरे वो निखरते चले गए। अभी सरकार और कुछ एनजीओज ने ओलंपिक खेलों के लिए दीर्घकालिक योजना पर काम करना शुरू किया है। मोदी सरकार के आने के बाद से खेलों को भी भारत की प्रतिष्ठा से जोड़कर देखा जाने लगा। मंत्रियों का उनसे मिलना, खिलाड़ियों से जानकारी लेना, निजी तौर पर हर खेल संघ से रिपोर्ट लेना आदि पारदर्शिता और कार्यक्षमता को बेहतर करने का एक तरीका बना। सरकार ने हर एथलीट को एक पॉकेट मनी जैसी राशि देना शुरू किया, ताकि उन्हें अपने परिवार के बारे में यह न सोचना पड़े कि एक ही कमाने वाला है, वो भी खेल में व्यस्त है, घर कैसे चलेगा। इन सब बातों से खिलाड़ी मानसिक और भावनात्मक स्तर पर सशक्त होते हैं और उन्हें यह लगता है कि उनका भी ख्याल रखा जा रहा है। दे आर इन द आईज ऑफ द गवर्नमेंट। खिलाड़ी 1 साल या 5 साल में तैयार नहीं होते, खिलाड़ी पीढ़ियां सुधारते हैं, वो अपने कनिष्ठों के लिए उदाहरण बनते हैं। ये एक सिलसिला होता है जो लगातार बेहतर खिलाड़ी बनाता जाता है। आपको याद होगा कि कैसे 1983 के वर्ल्ड कप की जीत ने भारत को एक क्रिकेट पावर हाउस बना दिया था। उसी तरह साइना नेहवाल ने बैडमिंटन में राह बनाई, मैरी कॉम की मुक्केबाजी ने महिला मुक्केबाजों को प्रोत्साहित किया, कुश्ती में लगातार लड़के और लड़कियां भाग ले रहे हैं, मेडल ला रहे हैं, सब में मेडल आ रहा है। ओलंपिक में मेडल नहीं आ रहे हैं, यह सत्य है, लेकिन विश्व स्तर के टूर्नामेंटों में हमारे कई खिलाड़ी नंबर 1 हैं और गोल्ड भी लाते हैं। आखिर हॉकी में भारत 1928 से 80 तक 12 ओलंपिक में 11 मेडल कैसे ले आया? आप सोचिए कि 52 सालों तक कितनी टीमें आई होंगी, कितने खिलाड़ी खेले होंगे और मेडल आते रहे। इसका सिर्फ एक ही उत्तर है कि बढ़िया खिलाड़ी सिर्फ मेडल नहीं लाते, वो मेडल लाने वालों को प्रेरित करते हैं, उन्हें लगातार ढकेलते हैं कि अच्छा करो और आगे के मेडल लाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। इस पूरी प्रक्रिया का सबसे पहला चरण सरकार द्वारा खेलों के लिए ट्रेनिंग सेंटर, अच्छे कोच, अच्छे खेल छात्रावास, उचित भोजन और पोषण की व्यवस्था, आर्थिक सहायता देना है, जो कि एक झटके में कोई भी सरकार फंड अलॉट करके कर सकती है। मोदी सरकार ने वही किया। इसके बाद स्कूल के स्तर से टैलेंट को खोजने की एक प्रक्रिया होती है, ताकि वो लगातार अलग अलग स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लेकर ऊपर तक पहुंचे। स्पोर्ट्स को लेकर अब यूनिवर्सिटी बन रही है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सेंटर अलग अलग राज्यों में खुल रहे हैं। ये सब सुखद बदलाव के संकेत हैं। नागरिक के तौर पर फिर हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी आकांक्षा के पूर्ण न होने पर विश्वमन न करें। आपके व्यंग्यवाण, आपका एक ट्वीट, एक पोस्ट किसी भी खिलाड़ी को तोड़ सकता है। भारत की स्थिति ओलंपिक में बहुत खराब है, वस्तुतः जनसंख्या के हिसाब से सबसे खराब है, लेकिन 250 साल पहले वो स्वतंत्र राष्ट्र अमेरिका हो या फिर दूसरे देशों का धन लूटने वाले यूरोपीय देश या फिर चीन जैसी तानाशाही सरकारें, चाहे धन खर्च करके हो या फिर जबरन बच्चों को माता पिता से छीन कर ट्रेनिंग करवाने, उन्होंने एक खेल संस्कृति बनाई, इसलिए वो सफल होते हैं। हमें पहले जीवित रहना था,
सड़कें बनानी थी, उद्योग लगाने थे, स्कूल और कॉलेज खोलने थे, तब जाकर कहीं अंत में ओलंपिक का मेडल दिखता था। मुझे उम्मीद है कि अगर हमारे खिलाड़ियों को इसी तरह से सरकारी प्रोत्साहन मिलता रहेगा तो हमारे पदकों की संख्या लगातार बढ़ती रहेगी।